We'll be talking today about adolescent health, and I'll just give you a brief outline of ICDS. सबसे पहले बात, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंसर्न. एडोलोसेंट एज ग्रुप कौन सा होता है? कैन एनीबडी टेल मी? इट इज 10 to 19 ईयर्स. और अगर हम डेमोग्राफी देखें इंडिया की, तो इंडिया की डेमोग्राफी में अराउंड 21% एडोलोसेंट्स है. मतलब दे आर द फ्यूचर एंड वी आर वेरी मच कंसर्न्ड. क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी एडोलोसेंट पे बहुत काम हो रहा है. एंड अब ये मैं आपको आगे बात बताऊंगा. अब स्कूल्स में बात करी जा रही है कि काउंसलर्स होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट जो हैं. आप डेवलप नेशंस में देखेंगे तो साइकेट्रिस्ट जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. क्यों? क्योंकि मेंटल इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. आई टेल यू द रीज़न वाई. So according to WHO, come in. Adolescent is defined as an individual 10 to 19 years of age. They constitute 21.4% of the total population. Now, what are the various health problems of adolescents? Can anybody tell me? क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होती है एडोलेसेंट्स की? पहला है अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया टू बी स्पेसिफिक. अंडर न्यूट्रिशन है. क्या है कि हमारा देश अभी भी गरीब देश है. तो गांव में जो लड़कियां हैं, स्पेशली आई टॉक अबाउट वुमेन, क्यों गांव में जो लड़कियां हैं उनको वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होती. न्यूट्रली डिप्राइव्ड होने के कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत प्रेवलेंट है. इसीलिए हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक पे बात करूंगा. हम लोग अनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम, आपको आरसीएच पढ़ा दिया गया? कमिन. आरसीएच में ये कहा जाता है कि एवरी प्रेग्नेंट वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर हीमोग्लोबिन स्टेटस उसको आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट देते. एडोलेसेंट्स में अनीमिया को कैसे टैकल किया जाता है? उनको वीकली टैबलेट दी जाती. हर हफ्ते एडोलेसेंट को वीकली, एडोलेसेंट गर्ल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट दी जाती है. तो इसकी जिम्मेदारी ये कहाँ दिया जाता है, किस लेवल पे दिया जाएगा, कौन से सेंटर पे और कौन सा वर्कर जो है वो एडोलेसेंट गर्ल को ये दवा देगा? हाँ, यस, इट इज आंगनवाड़ी सेंटर. आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, कमिन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स आर द बेनिफिशियरीज. दैट इज वाई आपके इस थ्योरी के टॉपिक में साथ में आईसीडीएस लिखा हुआ था. आईसीडीएस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम. इसमें क्या किया? इंटीग्रेट किया चाइल्ड के कंपोनेंट से प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को और साथ में एडोलेसेंट गर्ल को. क्या करा आईसीडीएस ने? आईसीडीएस ने आंगनवाड़ी सेंटर एस्टैब्लिश किया. कितनी पॉपुलेशन पे? 800 की पॉपुलेशन पे. और मिनी आंगनवाड़ी, कमिन मिनी आंगनवाड़ी सेंटर 400 की पॉपुलेशन पे और एक आंगनवाड़ी सेंटर जो है 800 की पॉपुलेशन पे. और उस आंगनवाड़ी सेंटर में 800 की पॉपुलेशन, उस 800 की पॉपुलेशन में से 20% एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको हर हफ्ते बुलाओ, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट दो. समझ में आया? अब अ बिट अबाउट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट. कितना आयरन, कितना फोलिक एसिड, कितना आयरन? एक गोली आईएफए की जो एक गोली होती है, आप लोग अब अर्बन एयर सोसाइटी में हैं अपन, आप लोगों के घर में सी द बेस्ट वे टू लर्न मेडिसिन इज रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ एनीवन हु हैज गॉन टू विजिट अ डॉक्टर. इसी से ही सीखोगे. आप अगर अपने क्लोज रिलेटिव में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो रजिस्टर होगी. रजिस्टर होने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही उसको आईएफए की टैबलेट दे देंगे. तो जब आईएफए की टैबलेट ओरोफर एक्सटी के नाम से आती है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट आईएफए की फेरस सल्फेट की, वो जो है फेरस सल्फेट होता है सॉल्ट, फेरस सल्फेट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है. तो कितना आयरन, कितना फोलिक एसिड? It is 100 milligram elemental iron and 500 microgram folic acid. Come in.
100 मिलीग्राम। कई बुक्स आजकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है और 60 मिलीग्राम की बात करते हैं। अगर ऑल बुक्स में आपके 100 मिलीग्राम आया है, पर अगर ऑल इंडिया प्री पीजी में क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज 60, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ है। प्री पीजी में रिसेंट चेंजेस आते हैं, तो इट इज 60 मिलीग्राम। अब सपोज आप लोग 2 साल बाद इंटर्नशिप कर रहे हो और इंटर्नशिप के बाद आप पीएचसी में लग गए। एक गांव की लेडी आई आपके पास कि या फिर एक एडोलेसेंट गर्ल आई आपके पास, उसको आपने आईएफए की टैबलेट देनी है। तो आईएफए टैबलेट देने से पहले आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे उसको? यू गॉट माय पॉइंट? क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? या यही कह दोगे कि सीधा आईएफए की गोली दे दो कि ये रोज की एक गोली, या प्रेग्नेंट वुमेन है तो रोज की एक गोली खा ले, और अगर एडोलेसेंट गर्ल है तो अगले हर हफ्ते एक गोली खानी है आपको? कहा जाता है मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट खाना है। क्यों? मेरा क्वेश्चन इस सेंस में है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में बढ़ाता कौन है और कम कौन करता है? विटामिन सी। वेरी गुड। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसीलिए में जो ग्रीन है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नींबू डाल के खाने को बोला जाता है कि आयरन बढ़ाना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नींबू डाल के खाओ, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। आयरन उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट क्यों बोला मैंने? आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी तो बढ़ाता है, कम कौन करता है? ऑक्सलेट, फाइटेट्स एंड ऑल दी सॉल्ट्स जो है ये आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देते हैं। तो चाय, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये गोली खाने के बाद आप 2 घंटे तक चाय, कॉफी, दूध वगैरह कुछ नहीं पिएंगे। अच्छा, चाय, कॉफी, दूध वगैरह कुछ नहीं पिएंगे ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़े। फिर भी थोड़ा एक के बारे में एक और बता देता हूं आपको कि फिर भी मैंने आरसीएच का सर्वे किया था। तो आरसीएच के सर्वे में जब गांव में पूछा कि आईएफए अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, आज तक मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी का कॉज भी है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आईएफए टैबलेट दे रहे हैं, पर फिर भी फीमेल्स जो है पूरे 3 महीने तक, कहते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड, सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करो। पहले ट्राइमेस्टर में तो एज अ थंब रूल कोई भी मेडिसिन नहीं देनी। क्यों? क्योंकि वो फीटल डेवलपमेंट का टाइम है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू करो, रोज की एक टैबलेट दे दो। फिर भी आप देखोगे कोई भी लेडी, इवन इन अर्बन सोसाइटी एज वेल, आप अपने घर में देखना, आपके घर में कोई रिलेटिव अगर प्रेग्नेंट हो, उसको आईएफए की टैबलेट दी जाएगी, वो भी नहीं खाएगी पूरे 3 महीने तक। क्यों? नोजिया, मेटालिक टेस्ट, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। आयरन दे रहे हो। तीसरी चीज ये जो आपको एक वार्निंग देनी होती है, स्टूल डार्क कलर्ड हो जाते हैं। स्टूल डार्क क्या है कि आयरन दे रहे हो, जितना एब्जॉर्ब हुआ, बाकी जो हुआ एक्सक्रीट हुआ, तो स्टूल जो है वो डार्क कलर्ड का हो जाएगा। व्हाट इज डार्क कलर्ड स्टूल कॉल्ड इन मेडिकल साइंस? मेलिना। कब कहलाता है? अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड का क्या मतलब होता है? यस, लास्ट रो, खड़ा हो बेटा। अपर जीआई ब्लीड, खड़ा हो। अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड कैसे डिफरेंशिएट करेगा? समझ में आया क्वेश्चन? अपर जीआई ब्लीड, पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा कि अपर जीआई ब्लीड है, और पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा तो ये सोच दिमाग लगाएगा कि लोअर जीआई ब्लीड है। मेलिना इज अ अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड? लोअर जीआई ब्लीड। अपर जीआई ब्लीड लिगामेंट ऑफ रीड से ऊपर का हिस्सा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेलिना इज हेमेटोमेसिस एंड मेलिना इज गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर। अल्सर ब्लीड करते हैं जिसके कारण स्टूल डार्क कलर्ड होते हैं, वो मेलिना है, अपर जीआई ब्लीड। लोअर जीआई ब्लीड फ्रैंक हेमोरॉइड्स जो होते हैं, जो बिल्कुल डार्क कलर्ड स्टूल इज अपर जीआई, बैठ जा। डार्क कलर्ड स्टूल इज अपर जीआई ब्लीड, फ्रैंक ब्लड इन स्टूल इज लोअर जीआई ब्लीड। तो आईएफए टैबलेट देने के बाद डार्क कलर्ड स्टूल्स आते हैं। फीमेल सोचती है मेरी आंतों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई,
इसलिए बंद कर देती हैं, गांव की लेडीज होती है ना जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो आपको ये बताना होता है उनको, वरना घबरा जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया और न्यूट्रिशन इज वन प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट, जिसके लिए हमने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर में हर एक एडोलेसेंट गर्ल रजिस्टर होगी और उसको आईएफए की टैबलेट दी जाएगी वीकली, 100 मिलीग्राम आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। और हेल्थ प्रॉब्लम बताओ, एडोलेसेंट की ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स बताओ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वन, वेरी गुड। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जब आप 2 साल बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे, स्पेशली गर्ल्स आउट हियर, देखोगे जितनी फीमेल्स आ रही हैं उसमें 50% ओपीडी में कंप्लेंट करके आती हैं ल्यूकोरिया की। 50% ओपीडी जो पेशेंट होता है वो होता है ल्यूकोरिया। क्या क्या कि सफेद पानी निकल रहा है, इट इज वाइट डिस्चार्ज पर वेजाइनम, ल्यूकोरिया। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करती। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण जो है उनके वेजिनाइटिस, पीआईडी बहुत कॉमन होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अनदर प्रॉब्लम, और एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ ज्यादा इसलिए क्योंकि वो लर्नेड भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, पहली बार आया मीनारके से चालू हुआ, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसी में तीसरी मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड बात करें तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज अनदर एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम। मीनारके में वो मीनारके के बाद यूजुअली फीमेल्स में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो रेगुलराइज कैसे किया जाए? गायनी की पोस्टिंग ऑप्स पढ़ाई होगी आपको, ऑप्स गायनी में। भाई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएचआरएल रिलीज करेगा, पिट्यूटरी एफएसएच-एलएच रिलीज करेगा, ओवरी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। ये एक साइकिल बन रही है और यही फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है। मीनारके हुआ तो ये एक्सेस रेगुलराइज नहीं है, तो क्या देखते हैं कैसे रेगुलराइज करें? हाँ, अभी एक क्वेश्चन जिसको दूसरी तरीके से पूछूंगा तो आंसर दे दोगे। व्हाट इज अ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? हार्मोनल बैलेंस साइकिल मेंटेन करना, तो ओसीपीज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं मीनारके में, हाँ, टू रेगुलराइज द एक्सेस। एक बार बॉडी की एक्सेस जो है वो रेगुलराइज हो गई, देन शी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सच प्रॉब्लम। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, अंडर न्यूट्रिशन अनीमिया हो गया। व्हाट इज रिस्क बिहेवियर? परसों साइरस मिस्त्री के साथ क्या हुआ? कार एक्सीडेंट में मर गया। बीच में अभी मैं पढ़ रहा था 2000 कितने, एक साल में वी अकाउंट फॉर 1.6 लाख डेथ्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉर्बिडिटी। एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गया, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं डेथ्स की। तो एक साल में 1.5 लाख तो डेथ हो जाती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। वाई सो? और अगर हम इसको वो करें, इवैल्यूएट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की एपिडेमियोलॉजी देखें, तो ऑलमोस्ट 60% आर एडोलेसेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। क्यों माँ बाप डरते हैं बाइक दिलाने से लड़कों को? और आजकल 800 सीसी की तो बाइक आती है यार, मारुति 800 का तो इंजन लगा है, चलाओगे कहां? रोड भी तो चलाओगे कहां? आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। अभी पुष्कर गया था बाइक पे, एनफील्ड पे, तो बट यू हैव टू बी वेरी सेफ। जनरली जो है, जनरली, यस, नो टॉकिंग प्लीज। रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या होता है? ओवर स्पीडिंग इन द सिटीज। कहीं से कोई एक गड्ढा भी आ गया तो 80 और 100 की स्पीड पे आप बाइक को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर, और वाई दिस रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या है कि एडोलो से वाई ओनली एडोलेसेंट एज ग्रुप?
because they have, see, it's a mixed situation for an adolescent. वो ये सोचता है मैं बड़ा हो गया और मैच्योरिटी आई नहीं, वो ये सोचता है आई एम इंडिपेंडेंट, कि मैं अब अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, तो बट उसमें उतनी मैच्योरिटी आई नहीं है, तो इस वजह से ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर। द सेम गोज विथ, लेट कैसे आ रहे हो तुम लोग, कहां गए थे जो लेट हो गए? चलो, mental illnesses. See, there are two kind of personalities. One is an introvert personality and another one is an extrovert personality. Extrovert personality कौन? जो हर किसी से घुल मिल जाता है। Introvert कौन? जो ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, उनका एक बहुत लिमिटेड सर्कल होता है। Mental illnesses are very very common in these introvert people. एंड दे कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस उनका चलता रहता है कंटिन्यूसली, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल दीज मेंटल। इसीलिए बात करी जा रही है आजकल कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट जो है उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिकॉज दे नीड इट। मेंटल इलनेसेस इतनी कॉमन है, आई टेल यू, यू मस्ट हैव आल्सो फेस्ड इट। बच्चों का लेवल, अब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सोशल मीडिया में आजकल बच्चों का इमोशनल कोशेंट इस लेवल पे आ गया है कि आपने एक फोटो डाली, उस पे 1000 लाइक मिले, आपने एक फोटो डाली, उस पे 1500 लाइक मिले, तो 1000 लाइक वाला जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। दिस इज द लेवल ऑफ इमोशनल कोशेंट ऑफ चिल्ड्रन नाउ डेज। हम इमोशनल कोशेंट का लेवल तो देखिए, एंड बिलीव मी, किसी को कुछ भी हुआ, अगर कोई बहुत क्राइसिस में हुआ, तो कहने को आपका एक भी दोस्त नहीं है, वरना फेसबुक फ्रेंड लिस्ट पूरी की पूरी तैयार है। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। वी आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड नाउ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है ना, आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है पूरा स्क्रीन के सामने। Substance abuse, again related to mental illness. Social media, movies, songs and all this, they are only and only promoting substance abuse, which is leading to a very disastrous thing. अपनी सोसाइटी जो है वो ऐसी नहीं है, ना थी, but somehow in a decade's time it has changed drastically. Smoking, alcohol, drug abuse, this has become a very big public health problem for us. और हो क्या रहा है, पिक्चर देखिए ना, उड़ता पंजाब। I went to Punjab as an external examiner. तो पंजाब में एडोलोसेंट्स, मतलब वर्क फोर्स, अगर मैं यंग पीपल की बात करूं तो वो बच्चे ही नहीं है, या तो सारे ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, या फिर जो फिर भी थोड़े ढंग के और थोड़े से एफ्लुएंट फैमिलीज के थे, जिन पे फैमिलीज का कंट्रोल था, वो सारे के सारे बाहर भाग गए। पंजाब इज इन अ डीप क्राइसिस। खुद डॉक्टर्स और टीचर्स कहते हैं वहां पे कि ड्रग एडिक्शन, सारा का सारा ड्रग एडिक्शन हो रहा है वहां पे। दिस इज द मेंटल इलनेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, RTI, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, मेंटल मैच्योरिटी नहीं आई, सो दे आर लैंड अप इन गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स को भी मॉडर्न डे एपिडेमिक कहा जा रहा है, एंड इट इज फार फार मोर कॉमन देन व्हाट यू एंड मी कैन थिंक। HIV एड्स इतना फैल रहा है, पर्टिकुलरली फ्यू स्टेट्स का नाम तो मैं लूंगा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। वेरी वेरी हाई प्रेवलेंस ऑफ HIV एंड एड्स। क्या कंप्लेंट लेके, तीनों की बात करूंगा, क्या कंप्लेंट लेके आए पेशेंट
जब सस्पेक्ट करो पेशेंट को गोनोरिया है, यस लास्ट खड़ा हो, गोनोरिया का मरीज क्या कंप्लेंट लेके आएगा? नेक्स्ट बेटा 2 साल बाद तो पीएचसी में नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट, गोनोरिया का पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगा? कब सस्पेक्ट करो? वाई एम आस्किंग इज कि अभी कुछ टाइम पहले एक एडोलेसेंट लड़का हमारे पास आया था एक कंप्लेंट लेके, देखते ही समझ गए कि गोनोरिया। White discharge per urethra in male, it is gonorrhea. White discharge per urethra in male is gonorrhea, and white discharge per vaginum in female, it could be gonococcal urethritis, it could be non-gonococcal. ल्यूकोरिया बताया था ना मैंने आपको। तो फीमेल में क्योंकि बैठ जाओ सी, reproductive tract infection or sexually transmitted disease are usually ascending infections, just like PID, pelvic inflammatory disease, ascending infection होती है। ascending का मतलब बाहर से अंदर आ रही है, it is बाहर से अंदर आ रही है, ascending infection होती है। तो मेल्स में क्योंकि यूरेथ्रा बहुत बड़ा होता है, अगर डिस्चार्ज पर यूरेथ्रा है, इट इज पैथोग्नोमिक ऑफ गोनोरिया, कि पेशेंट को गोनोरिया। फीमेल्स में यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, इसीलिए गोनोरिया भी हो सकता है। नॉन गोकल क्लेमाइडिया इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। इवन पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सब आपको ऑब्स गाइनी में पढ़ाएंगे। पीआईडी इज ऑल्सो वेरी कॉमन, जो वाइट डिस्चार्ज फीमेल कंप्लेंट करती है। सिफिलिस में क्या होगा? सिफिलिस में क्या होता है बता? स्टैंड अप तू बता। अल्सर होते हैं। अगर आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एरिया में कहीं पे भी अल्सर दिखे तो अल्सर इज पैथोग्नोमिक ऑफ सिफिलिस। एंड नेवर एवर एग्जामिन दोज अल्सर विदाउट ग्लव्स। अगर आपने बिना ग्लव्स के, मेरे टीचर पढ़ाते थे कि बिना ग्लव्स के कोई भी अल्सर एग्जामिन कभी भी नहीं करना होता। सर्जरी में करते हैं ना अल्सर एग्जामिन, तो अल्सर की डेप्थ देखी जाती है, डिस्चार्ज देखा जाता है, बॉर्डर्स देखे जाते हैं, इरेगुलरिटी, इंड्यूरेशन देखा जाता है। वो सारा का सारा वो सर्जरी में पढ़ाएंगे आपको, बट नेवर विदाउट ग्लव्स अल्सर कभी भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि आपके हो जाएगा। So sexually, what are the symptoms of HIV? When will you suspect HIV in a patient? पहला तो पैथोग्नोमिक है, ओरल कैंडिडियासिस। अगर ओरल कैंडिडियासिस है तो HIV हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस और HIV, पर्टिकुलरली MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, is running with HIV. MDR-TB क्या होता है? बता बेटा, स्टैंड अप, नो कोरस आंसर्स। MDR-TB क्या होता है? सारी फर्स्ट लाइन। अभी कल परसों नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम हुआ है ना, 1 और 2 को। मैं एनबी की तरफ से अप्रेजर था, चलता हुआ जा रहा था तो नीट सुपर स्पेशलिटी में क्वेश्चन था MDR-TB पे। द आंसर वाज HNR, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। दो ही, MDR-TB, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। ZES नॉर्मल नहीं रहते के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होती। बैठ जाओ। XDR क्या होता है? सेकेंड लाइन ड्रग, H और R से भी रेजिस्टेंस, साथ में सेकेंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंस, दैट इज एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस TB।
तो एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी दोनों एचआईवी के साथ चलते हैं। तीसरा, और कौन से सिम्टम्स जो एचआईवी सस्पेक्ट करो इंडिविजुअल में? वेट लॉस होगा। क्या कितना होना चाहिए वेट लॉस? मोर देन 10% इन 10% ऑफ बॉडी वेट। अगर 2 साल में हो रहा है तो कितना टाइम ड्यूरेशन? 6 months. It is 6 months. Significant weight loss is 10% of body weight, loss of 10% of body weight within 6 months. उसके बाद unexplained fever, PO, unexplained diarrhea are also features of कि सारी दवाएं दे दी पर डायरिया ही कंट्रोल नहीं हो रहा। पेशेंट पहले नॉर्मल था। इट इज यू हैव टू सस्पेक्ट एचआईवी। क्या कराओगे? स्क्रीनिंग करोगे एलिसा से और कंफर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एचआईवी में फर्स्ट, अब अपने को पता है कि एचआईवी का विंडो पीरियड 10 इयर्स का होता है। मतलब एचआईवी वायरस मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपके एलिजा में वो पॉजिटिव ही नहीं आएगा, एंटीबॉडीज बनेंगे ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, विच इज द अर्लीस्ट मार्कर टू डिटेक्ट एचआईवी? P24 एंटीजन। ठीक है, दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नेक्स्ट, टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी वॉज अ प्रॉब्लम इन वेस्टर्न वर्ल्ड, but yes, pregnancy is not a problem still in our country, but yes, sexual intercourse in teen age is a public health problem. और प्रॉब्लम ये इससे भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप सबको पता है आईपिल क्या होती है? आईपिल इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। हो क्या रहा है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में आईपिल इज यूज्ड एज अ नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव। इफ यू टॉक पेशेंट, जब देखोगे तो देखोगे कि फीमेल जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और आईपिल ले लेंगे और आईपिल 3 दिन खा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर आईपिल खा लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर आईपिल खा लेंगे, और तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा आईपिल का। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग नाउ। अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम से इससे क्या होगा? आईपिल होती क्या है? पहले तो ये बताओ आईपिल, तब आपको समझ में आएगा कि आईपिल का क्या वो है। यूज पे मेथड होता क्या है? डबल द डोज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। डबल द डोज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो खिला दी, आज खिला दी। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की, 28 डेज में 4 बार डबल डोज ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन खिला। क्या होगा उससे? हार्मोनल इम्बैलेंस, and the lady will be infertile subsequently after 6 months, 1 year or 2 years. इनफर्टिलिटी के केस बनेंगे क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो दीज आर द एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो प्रायोरिटी तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया। अर्श क्लिनिक एस्टैब्लिश करी गई है। द वर्ड इज ARSH, एडल्ट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक। एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक सिंपल वर्ड है, अर्श क्लिनिक के नाम से होता है। प्रायोरिटीज आर न्यूट्रिशन, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट खिलाओ, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, काउंसलिंग, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करनी है, एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जनरली नहीं होती, एंड सब्सटेंस अब्यूज इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन एडल्ट। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करी? एडोलेसेंट न्यूट्रिशन में मैं बता चुका हूं, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया। फैसिलिटी बेस्ड एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज,
या फिर एडोलोसेंट हेल्थ क्लिनिक्स एस्टैब्लिश करी गई हैं। इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, information and counseling on adolescent sexual reproductive health and other health issues, menstrual hygiene के लिए distribution of sanitary napkins and preventive health checkups। तो क्लिनिकल सर्विसेज इन अर्श क्या क्या देते हैं? वो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूट्रिशन एडवाइस देते हैं, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, आरटीआई एसटीडी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, HIV डिटेक्शन एंड काउंसलिंग, ICTC सेंटर। क्या होता है ICTC सेंटर? विजिट पे भी ले जाते हैं हम आपको। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, क्या होता है ये? गए हो? कौन कौन गया है? क्या होता है बताओ? ICTC में क्या करते हैं? See, HIV डिटेक्शन इज वॉलेंट्री। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी कि आप HIV टेस्ट कराओ। पहले तो प्री टेस्ट काउंसलिंग दी जाती है कि हम क्यों आपका टेस्ट कराना चाहते हैं। तो HIV का टेस्ट करा लिया आपने, एलिजा में पॉजिटिव आया, वेस्टर्न ब्लॉट करा लिया। अगर वेस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव आता है, बैठ जा बैठ, वेस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव आता है तो क्या क्या एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिडोवुडीन, लेमिवुडीन और नेविरेपिन का कॉम्बिनेशन ART थेरेपी कहलाती है। ये हाईली इफेक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसके लिए हमारे अस्पताल में ICTC सेंटर है पर ART सेंटर नहीं है। ICTC सेंटर से अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव आता है तो हम SMS भेज देती, SMS में एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मिलती है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पेशेंट लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक तो ये काम हुआ जिसमें पॉजिटिव आया। जो नेगेटिव आया वो उसको भी सेक्सुअल काउंसलिंग दी जाती है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ये बताए जाते हैं, काउंसिल किया जाता है। दिस इज ICTC। तो इसमें इंटीग्रेट क्या किया गया है? एक तो ट्रीटमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट हुआ, दूसरा काउंसलिंग हुआ, और तीसरा अभी भी तुम मुझे वो नहीं बता रहे, व्हाट इज PPTCP, क्या बोलेंगे उसको? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स। ये इंटीग्रेट किया गया है VCTC सेंटर। पहले क्या था? VCTC सेंटर स्टैंड फॉर वॉलंटरीली काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ये हुआ करता था जिसमें वॉलंटरी काउंसिल करे कि पेशेंट आया, वॉलंटरी अपना सैंपल दे दिया और उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे डाल दिया, नेगेटिव आता है तो सेक्सुअल डूज एंड डोंट्स बता के और उसको काउंसिल करके घर भेज दिया। बट इसमें प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं आता था। बाद में क्या किया? VCTC सेंटर को मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रोकने के लिए जो है ये कंपोनेंट जो है वो भी इंटीग्रेट कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम VCTC से चेंज होके ICTC किया गया। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, आई हैव टोल्ड यू मेंटल इलनेसेस आर फार मोर कॉमन इन दीज एज ग्रुप देन वी कैन थिंक ऑफ। अराउंड 22 स्टडीज कह रही हैं कि हर तीसरा एडोलेसेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेंटल इलनेस से गुजरता है। हर तीसरा। यू हैव क्रॉस दैट स्टेज, बट ट्राई टू रिमेंबर जब 10 से 19 साल के थे, द अमाउंट ऑफ। और बात यह है कि यूजुअली दिस एज ग्रुप इज हेजिटेंट टू डिस्कस इट। हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन को कि पागल हो गया है क्या, हमारे यहाँ इस तरीके से देखा जाता है। दैट इज वाई इट हैज अ सोशल फोबिया एज वेल कि आप साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हो, आप काउंसलर के पास क्यों जा रहे हो। de-addiction centers have been established, services have been done। बहुत बात करी जाती है इस पे। Usually this is the age group when individual starts any substance abuse। then and there, क्यों? क्योंकि क्या है कि
प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में अगर यूजुअली ये देखा जा रहा है कि यूजुअली जो बच्चे हैं they they don't perform very well in life, those who start addictions and substances use very early. It is very 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 difficult to survive. क्यों? क्योंकि 750 करोड़ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 150 करोड़ अपन, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और इस पे काउंसलर्स और वो बात करते हैं कि वी हैव टू डील विद इट। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो ये दिखा दिखा के एडोलेसेंट एज ग्रुप जो है और यंग एज ग्रुप जो है उसको टारगेट कर रहा है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अनदर, I've talked about it. Counseling services, behavior change communication. Now there are two words. One is IEC, Information Education Communication, और दूसरा है BCC, Behavior Change Communication. क्या फर्क होता है दोनों में? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको RCH1, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1 ने ये कहा कि पॉपुलेशन को कम करो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। प्रिडिक्शन ये है कि 2030 के बाद हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे और हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। अभी तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? बिहेवियर चेंज, इंफॉर्मेशन एजुकेशन गई। IEC, व्हाट इज द IEC? RCH1 वाज अ कंप्लीट फेलियर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वो फोकस करता था IEC पे। हम गांव में गए और ये कहा कि ये 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, कॉन्डम्स, OCPs एंड IUCD, आप इसको इस्तेमाल करिए। और उसके बाद गांव से वापस आ गए और दोबारा फॉलो अप के लिए कभी गए ही नहीं कि है ना वो जो गांव के लोग हैं उन्होंने इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाया या नहीं अपनाया। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में रिपीटेड फॉलो अप होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर एक्सरसाइज देन जस्ट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक रीडिंग द सब्जेक्ट। अगर एक बार पढ़ोगे तो कुछ समझ में सब कुछ आएगा उस समय जिस समय पढ़ रहे हो, बाद में कभी याद नहीं रहेगा। बाद में याद करने के लिए क्या है? बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन इज नथिंग बट फॉलो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार चीजें याद रहेंगी एंड इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर बिहेवियर। लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट। LSE क्या है? इट टीचेस द जेनरिक लाइफ स्किल्स थ्रू पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स ऑफ गेम्स, रोल प्लेज एंड ग्रुप डिस्कशन। What are the things in life skill LSE approach taught to the school children? Critical thinking and creative thinking. Critical thinking का मतलब क्या होता है? What is critical thinking? मैं चाहता हूं कि आपके मन में क्रिटिकल थिंकिंग आए। क्या मतलब है इसका? क्रिटिक्स का क्या मतलब होता है? अरे क्रिटिक्स ने ये कहा, क्या मतलब हुआ इसका? ये क्रिटिकल रिव्यूज होते हैं ना पिक्चर के, क्या मतलब पिक्चर अच्छी है या खराब है? क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है? वॉट एवर anybody is saying to you, is it better for you or it is bad for you? You should be able to judge it. This is critical thinking. हर आदमी जो भी आपसे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो पीयर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप का इंडिविजुअल हो, जो भी आपको जो कुछ कह रहा है उसकी ब्लाइंडली हर किसी की बात फॉलो कर लोगे क्या? नहीं। You need to have that much of intelligence, critical thinking. क्या होता है why critical thinking is very important? अगर आप ध्यान दो तो मुगल्स आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स, उससे पहले हमारा तक्षशिला था। We were the most learned society of the world. सबसे पहले आके क्या किया उन्होंने?
एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया। मुगल्स ने खत्म किया, फिर ब्रिटिशर्स ने खत्म किया। क्यों? क्योंकि आप जब नॉर्मल इंडिविजुअल को एजुकेशन दे दोगे तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वी आर टॉकिंग, समझ, वो फीमेल्स की एजुकेशन के लिए इतनी बात क्यों करी जाती है कि फीमेल एजुकेटेड होगी तो वो पूरे घर को आगे ले जाएगी, वरना तो उसको बच्चे के वैक्सीनेशन का भी नहीं मालूम, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी नहीं मालूम, न्यूट्रिशन का भी नहीं मालूम। तो देयर विल बी फीमेल विमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेट करो। आज भी 65% ही है फीमेल लिटरेसी रेट। आज की तारीख में भी 35% विमेन इंडिया में ऐसी हैं जो इलिटरेट है। टोटल लिटरेसी रेट जो है 75% है, विद मेल्स 85% एंड फीमेल 65%। मतलब 35% आज भी जनसंख्या फीमेल्स की अगर बात करूं तो वो दे कैन नॉट रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन वंस यू विल एजुकेट, school children will have the power to make decisions and to solve the problems. Communication skills and interpersonal relations, this is also very very important. जब health की definition पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं कि health is a state of complete physical, mental and social. Social component is also very very important. Nobody can live alone. तो कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसमें भी हार्मनी होनी चाहिए। कोपिंग विद इमोशंस एंड स्ट्रेस, हर कोई डिप्रेस्ड होता है, हर किसी में एंजाइटी होती है। जब भी कोई नया काम कर रहा होता है तो उसको एंजाइटी होती है, और हर कोई जब फेलियर में जाता है इन एनी फील्ड, इन एनीथिंग, तो वो जो है डिप्रेस्ड होता है। बट यू हैव टू लर्न टू कोप अप विद इट. Self-awareness and empathy. What is empathy? Empathy के बाद एक और वर्ड कहलाता है gratitude. Gratitude also is very very important. ठीक, gratitude क्या कि ऊपर वाले ने अपने को जो कुछ भी दिया है, दिया बहुत है, and we have to, क्यों बात कर रहा हूं इसकी, क्योंकि 99% केसेस में अगर आप देखोगे तो एडोलेसेंट एज ग्रुप इज द ग्रुप विच कमिट सुसाइड. एडोलेसेंट एंड यंग एज ग्रुप आफ्टर 30 यू वोंट फाइंड, कुछ एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं वो सुसाइड करते हैं, बट जनरली उससे पहले तो छोटी छोटी बातों पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. तो दैट इज अ मेजर कंसर्न. Any doubts? Adolescent health is a short note for you all. अर्श क्लिनिक अगर पूछ लिया तो अर्श क्लिनिक याद रखना, एडोलेसेंट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक. ओके, गिव मी